चलिए बच्चे, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। और मैं तो ज़्यादा नहीं रहता हूँ, आप जानते ही है ना। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, रासायनिक सूत्र और उसके मोल संकल्पना, है ना। तो ये अध्याय 9 का है और 9वीं का है, ठीक है। और आपको बता दूं कि ये किड्स के लिए वीडियो नहीं है, क्योंकि बता दूं कि ये नीट के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं नीट के लिए। और नीट के साथ साथ सीजी व्यापम के लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, बेसिक नॉलेज देता हूँ कि इस अध्याय का जब हम लोग सबसे पहले आप पहले पत्ता में जाएंगे तो आपको मिलेगा कि सहसंयोजी यौगिक के सूत्र। ये मैं अभी आगे बताऊंगा अनुभार। तो हमारा पहला जो टॉपिक है इस अध्याय का, फर्स्ट टॉपिक सहसंयोजी यौगिक के सूत्र। इसमें आपको ये बताऊंगा कि बेसिक नॉलेज बस मिलेगा। आपको क्या मिलेगा देखिए। तो हमारे पास ये यहाँ कोई कोई परिभाषा नहीं है, कोई चैप्टर का मेन पॉइंट नहीं है, केवल थोड़ा सा बेसिक नॉलेज कि सहसंयोजी यौगिक के सूत्र कैसे बनता है। तो सहसंयोजी यौगिक और आयनिक यौगिक होता है। आयनिक यौगिक मैंने बता रखी है 8वें अध्याय में। तो सहसंयोजी यौगिक के सूत्र कैसा बनता है उसको बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक सोडियम है और एक क्लोरीन है। सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन देता है, और क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इस समय जो बनता है उस यौगिक का नाम है आयनिक यौगिक। क्या है? आयनिक यौगिक, ठीक है। और हम सहसंयोजी यौगिक के बारे में बात करते हैं। सहसंयोजी यौगिक के बारे में बात कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं देखिए कि हम किसी भी तत्व से इलेक्ट्रॉन का लेना देना नहीं करना है, अपने को करना है साझा। तब क्या बनेगा? सहसंयोजी यौगिक। मैं एक सूत्र बना कर दिखाता हूँ सहसंयोजी यौगिक के सूत्र। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक, ठीक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, है ना। उसका परमाणु भार निकालेंगे, मान लो जाए तो 6 दुनिया इसका निकल जाता है 12 परमाणु भार, ठीक है। जिसको यौगिक होता है उसका अणु भार बोलते हैं, और जो तत्व उसका परमाणु भार बोलते हैं, ठीक है। इसका परमाणु भार कितना निकलेगा? 16, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालता हूँ। मान जाए ये 6 परमाणु संख्या का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलता है ना। तो 2 और ये 4, ये निकल गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूँ तो 2 और 6, ये हो गया। तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी और 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब इनकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 2, है ना। इसका प्लस में भी हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इसके पास 4 है। 4 दे भी सकता है, 4 ले भी सकता है ना। तो ये नॉर्मल बात है। और बड़े क्लास में जाएंगे तो इससे ज़्यादा और डिफ़िकल्ट चीज़ बताया जाएगा आपको। तो यहाँ पर आपको क्लियर कर लेना है ना। चलिए, अब हमको एक चीज़ जाना है। अच्छा, एक चीज़ और आप कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि ये 2 ये 4 कहाँ से है। तो बता दूं कि दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कोई भी परमाणु होता है ना, उस परमाणु के पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8। तो इसमें 8 नहीं है, 6 है। तो कितने की जरूरत है? 2 की जरूरत है। इसमें 4 है, मतलब कितने की जरूरत है? 4 की जरूरत है। या तो 4 दे सकता है दूसरे को, है ना। ये सब तो मैंने 8वां अध्याय में आपको समझा रखी है ना। तो उसमें जाइए और देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 8वां अध्याय का पूरा लिंक दिया गया है। चलिए, तो मैं आप सूत्र बताने, सहसंयोजी यौगिक के सूत्र बनाना सिखा रहा हूँ, है ना। तो देखिए, तो हमारे पास कार्बन है, ऑक्सीजन है 2। तो ये भाई सर, क्या कई जने बोलते हैं कि सर ये 2 क्यों लगा हुआ है? 2 हम लोग आगे भी लगा सकते हैं, पीछे कहाँ क्यों लगा है, यही को समझना है आपको यहाँ पर, है ना। तो देखिए, हमारे पास कार्बन है। चलिए, मैं कार्बन बना देता हूँ। और कार्बन के 72 कक्षा में, ये पहला कक्षा हो गया, ये दूसरा कक्षा हो गया। तो दूसरा कक्षा, अच्छा इसको ऐसे बना देता हूँ मैं। ये कार्बन परमाणु है, ये ऑक्सीजन परमाणु है। अब 2 ही कक्षा बनाऊँ, ऐसे कि 4 कक्षा होता है, KLMN कक्षा होता है ना। तो पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा में 8, तीसरा में 18, या तो हाँ 18, 8 भी हो सकता है, और 32, ऐसा होता है चारों में, KLMN, है ना। तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर पहला में 2 है, उसका 4। दूसरे कक्षा में कितना? 1 2 3 4। तो ये जो लास्ट है वो संयोजी कक्षा हो गया, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। उसी तरह इसका करेंगे तो पहला में 1 और ये 2 हो गया, और दूसरा में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया, है ना। अब देखिए कि कार्बन परमाणु के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। चल लिख देते हैं, मैं लिख देता हूँ 1 2 3 और ये 4। चलिए, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, मतलब 2 बनाता है। क्यों 2 बनाता है भाई, इसको भी बता देता हूँ, है ना। कि हमारे पास ऑक्सीजन है, C और O को जोड़ते हैं, मान लो जाए, है ना।
तो ऑक्सीजन का संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है ना, और कार्बन की 4 होती है। तो यदि कार्बन इसको 2 बच देता है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के पास और बच ही जाता है ना, इसीलिए यहाँ पर एक और ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है अपने को। ठीक है, तब क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। चलिए, तो कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 इधर ही बना देते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, है ना। तो देखिए, अब अष्टक पूर्ण करना है। अष्टक मतलब समझते हो आप लोग, अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करना है कि इसको 8 की ज़रूरत है, 8 मिलना चाहिए, इसको भी 8 की ज़रूरत है, कार्बन को 8 की ज़रूरत नहीं है, मतलब 8 के लिए 2 की ज़रूरत है, और इसको 4 की ज़रूरत है, मतलब यहाँ पर 8 होना चाहिए, 2 8 होता है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा कि यदि कार्बन है अपने 2 इलेक्ट्रॉन का साझा इस ऑक्सीजन के साथ करता है, तो ये ऑक्सीजन का हो जाएगा 8, क्योंकि 6 पहले से है। और यही कार्बन अगर इस ऑक्सीजन से संयोग करता है तो इस ऑक्सीजन का भी 8 हो जाएगा, और कार्बन का भी पूरा 8 हो जाएगा, क्योंकि जो संयोजन करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का संयोजन करते हैं, वो दोनों का होता है, ऑक्सीजन का भी होगा, कार्बन का भी होगा। अब इसको बता देता हूँ, मान लो जाए कार्बन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, तो कैसे करेगा ये, ठीक है, और इधर से, है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए ऑक्सीजन को कितना हो गया, 8 हो गया, कंप्लीट। हाँ चलिए बढ़िया। अब कार्बन के लिए देखें तो इस ऑक्सीजन को फिर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्सीजन का भी 8 हो गया, ये भी अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लिया। अब कार्बन को देखते हैं, तो कार्बन 1 2 3 4 और ये दोनों ने जो ये साझा किए हैं, ये इनका भी है, कार्बन का भी, इधर का भी कार्बन का, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये कार्बन का भी हो गया 8। ये बन गया आपका सहसंयोजी यौगिक के सूत्र। क्लियर, यही आपका पहला टॉपिक है ना। अब हम लोग चलते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। मान लीजिए हमको एक और ऑक्सीजन मिलता है, चलिए 1 2 3, इसको हम लोग करते हैं CO3। चलिए ऐसे में बनता है कि नहीं बनता है देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर कार्बन के बाह्यतम का उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, इसमें भी 6 कर दीजिए, 2 ये 6, इसमें भी 6 कर दीजिए, 4 ये 5 और ये 6। चलिए अब कार्बन में कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4। चलिए मैं कार्बन का इसके साथ संयोजकता मिलाता हूँ, तो ऑक्सीजन का हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, कंप्लीट। इसका मिलाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, इसके कंप्लीट। इसका मिलाता हूँ, तो इसके लिए तो कोई है ही नहीं भाई, इसके लिए मान जाए मैं कार्बन से कोई 2 ले लेता हूँ, मान लो जाए ना, ये 2 ले लेता हूँ यहाँ से, तो ये तो 10 हो जाएगा ऑक्सीजन, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 10 बोलता हूँ, 8 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कार्बन तो मर जाएगा भैया, क्योंकि इसके पास ज़्यादा हो जाएगा। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये चित खाक मर जाएगा तो ऐसा नहीं हो सकता। ये आपका पहला टॉपिक कंप्लीट, सहसंयोजी यौगिक के सूत्र। ठीक है, दूसरा टॉपिक का नाम है आपका सहसंयोजी यौगिक के अनुभार। सहसंयोजी यौगिक के अनुभार, ये आपका सेकंड टॉपिक है। तो शुरू करें सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक पहले बता दूं कि तत्व कब निकलता है उसको परमाणु भार बोलते हैं, और यौगिक कब मिलता है उसको अणुभार बोलते हैं। ठीक है, तो अणुभार को पहले हम लोग समझना है यहाँ पास। तो सबसे पहले आपको ये वाला टॉपिक पहले बताना है, ठीक है, उसके बाद यहाँ आना है। क्लियर हो गई। चलिए तो हम लोग चलते हैं अणुभार में। तो अणुभार क्या है, तो किसी यौगिक का अणुभार उसके विभिन्न परमाणुओं का योग होता है। विभिन्न परमाणु को क्या होता है, योग होता है। कोई भी तत्व किससे बनता है, अणु से बनता है, परमाणु से बनता है ना। तो किसी यौगिक का अणुभार उसके विभिन्न परमाणुओं का योग होता है। तो ये दूसरा नंबर के टॉपिक में हम लोग अणुभार निकालना सीखेंगे। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड का अणुभार कितना है, 64 यूनिट से हम लोग मापते हैं, यूनिट फार्मूला मास, UFM यूनिट फार्मूला मास, है ना। तो
और परमाणु भार, तो परमाणु भार तो हम लोग जानते हैं, जो परमाणु संख्या होती है ना, उसमें जो द्रव्यमान संख्या होती है उसको हम लोग परमाणु भार बोल सकते हैं। जैसे कि सल्फर का 16 होता है परमाणु संख्या और उसका परमाणु भार कितना होता है, 32 होता है। ये परमाणु भार को आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप क्या निकाल पाओगे, अणुभार निकाल पाओगे। ठीक है, चलिए, तो अणुभार क्या है ये समझ आ गया। अब हम लोग सीखते हैं अणुभार निकालना। चलिए, तो सहसंयोजक के अणुभार, तो सबसे पहले मैं निकाल के दिखाता हूँ SO2 का अणुभार निकालना है ना। चलिए, तो हमारे पास SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, तो आप देखिए सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16 और उसका जो परमाणु भार होता है, ये याद रखना, परमाणु भार बहुत ज़रूरी है। सल्फर का परमाणु भार कितना होता है, 32 होता है, याद रखिएगा, है ना। चलिए, तो सल्फर का परमाणु भार कितना है, 32, ओके, प्लस, क्योंकि सल्फर के साथ और कोई 2 वगैरह नहीं जुड़ा है, ऑक्सीजन में चलते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है ना, ये किसका है, सल्फर का है, ये ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का परमाणु भार, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा 16, कितना है, 16। उसका परमाणु संख्या कितना होता है, 7। इसका परमाणु संख्या 16, अधिकतर देखना 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, ऐसा कुछ होता है ना। तो ये सल्फर का 32 लिख दिया हम लोग, ये किसका लिख दिया, परमाणु भार। परमाणु भार को ही योग करेंगे तब उसका क्या करेगा, अणुभार निकलेगा। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि अणुभार उसके विभिन्न परमाणु को क्या होता है, योग होता है। तो परमाणु भार यहाँ पर लिख दिए 32 सल्फर का, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है भाई, ऑक्सीजन का परमाणु भार है कितना है आपका 16, गुणित कितना गुना है, 2 गुना है। ठीक है, ये हो गया 2, तो ये हो गया आपका 32, 16 और 16 दूने कितना हो गया, 32 हो गया। तो ये हो गया आपके पास 64। ठीक, ये निकल गया आपका किसका, अणुभार, सल्फर डाइऑक्साइड का आपको निकालना आ जाएगा। तो ये दूसरा नंबर का टॉपिक में यही सीखना है आपको। ठीक है, एक आध को देखते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन N2, अधिकतर आप लोग देखना नाइट्रोजन N बस नहीं रहता है, N2 रहता है। इसका अणुभार कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, इसका परमाणु भार होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 7 और परमाणु भार होता है 14। तो इसका जो अणुभार कितना हो जाएगा, 14 गुणित 2, तो यह हो जाएगा 28, U से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये सल्फर का निकालना भी आ जाएगा आपको। चलिए, एक आध कॉल निकाल के दिखाता हूँ। चलिए, आपके प्रश्न उत्तर में चलते हैं। प्रश्न उत्तर में आप लोग देखिए, एक कित का निकाल के दिखाएं, जल का निकालते हैं। ठीक है, जल का निकालें तो H2O हाइड्रोजन का एक होता है गुना 2 प्लस इसका होता है 16, 2 एकम 2 और 16, तो कितना निकल गया 18 U। ये निकल गया ऑक्सीजन का। और आप अगर किसी और का निकालना है तो निकाल कर दिखाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जैसे CO2 है, इसका निकाल कर आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का आप क्या निकाल सकते हो, अणुभार निकाल सकते हो। चलिए, तो आपका जो अगला जो टॉपिक है वो है, पहले तो हम लोग सहसंयोजी यौगिक पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ते हैं आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक है ना, आयनिक यौगिक के सूत्र, इकाई, द्रव्यमान, ये आपका तीसरा नंबर का टॉपिक है। आयनिक यौगिक के सूत्र, इकाई, द्रव्यमान, है ना। तो मैं पहले बता देता हूँ आपको कि सहसंयोजी यौगिक है, उसका निकलता है, उसको बोलते हैं अणु द्रव्यमान। क्या बोलते हैं, अणु द्रव्यमान। और जो आयनिक यौगिक है उसका निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, सूत्र, इकाई, द्रव्यमान। ठीक, जो अभी इसकी जस्ट पहले हम लोग पढ़े सहसंयोजी यौगिक, तो सहसंयोजी यौगिक का जो निकालना सिखाया मैंने उसको बोलते हैं अणु भार, या बोल सकते हैं अणु द्रव्यमान। ठीक है, और अभी जो सीखने वाले हैं वो आयनिक यौगिक के सूत्र, इकाई, द्रव्यमान, वही करना है जो मैंने सिखाई आपको। जैसे कि एक आध को और बता देता हूँ, जैसे कि हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो आपको बनाकर दिखाना है ना। ठीक है, तो कोई भी यौगिक का आप निकाल के देख लेना और वो निकलेगा। आपको क्या करना है, परमाणु भार करना है, परमाणु भार को जोड़ना है, वो निकल जाएगा आपका अणुभार, है ना। अब हम लोग आयनिक यौगिक के सूत्र, इकाई, द्रव्यमान में करते हैं। मैं बनाकर नहीं दिखा रहा हूँ सीधा, है ना, उसको
किसको, सहसंयोजक यौगिक का तो मैंने 2 उदाहरण बता रखे हैं। अब हम लोग सीधे चलते हैं आयनिक यौगिक के सूत्र इकाई द्रव्यमान में। तो सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालो, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो कैसे निकालना है, तो चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं किसका सूत्र इकाई द्रव्यमान निकाले हम लोग, Na2O का निकालते हैं। चलिए, है ना। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगी कि सूत्र इकाई द्रव्यमान और अणुभार में क्या या अणुद्रव्यमान में क्या फ़र्क है। अणुद्रव्यमान हम निकाले थे किसका, सहसंयोजक यौगिक का निकलता था, और सूत्र इकाई द्रव्यमान किसका निकलेगा, आयनिक यौगिक का निकलेगा। फार्मूला दोनों का सेम है, ठीक। जैसे कि हम लोग चलते हैं N2O का, है ना। तो हम सोडियम का परमाणु क्रमांक देखते हैं भाई। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक यहाँ पर लिखना, सोडियम का परमाणु क्रमांक ठीक है, कितना होता है, 11 होता है। और परमाणु भार होता है सोडियम का 23, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखते हैं। तो ऑक्सीजन का O2 का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई, 8 होता है। और परमाणु भार कितना होता है, उसका होता है 16, है ना। U यूनिट लिख सकते हैं। हाँ, तो Na2O का सूत्र इकाई द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, सूत्र इकाई द्रव्यमान तो कैसे निकालेंगे, सोडियम का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के आधार पर निकालेंगे। तो परमाणु क्रमांक की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, परमाणु भार कितना है, 23 है। तो यहाँ पर सोडियम का परमाणु भार कितना है, 23। ओके, चलिए, कितने से गुना है वो, 2 से गुना है, गुना 2 प्लस 2 तत्वों के बीच प्लस डालना है अपने को, ठीक है। जैसे कि 2 है इसका, तो इसको गुना करना है, लेकिन 2 तत्वों के बीच प्लस डालना है। ये हो गया प्लस 16। तो क्या लिख ली गई है, ये गुणा भाग नहीं आता भैया, आप लोग कर लेना, मेरे को ज़्यादा नहीं आता है, गरीब आदमी है ना। तो 23 दूने की लगा 46 हो जाएगा ये, है ना, प्लस 16। तो ये हो जाएगा कुल 62 यूनिट। तो ये निकल गया N2O का क्या, सूत्र इकाई द्रव्यमान, ना कि अणुद्रव्यमान, ठीक है। अणुद्रव्यमान सहसंयोजक यौगिक का निकलता है। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर लग गया होगा, ये तीसरा नंबर का जो पॉइंट है समझ आ गया होगा, ठीक है। और किसी का निकाल के दिखाना है तो एक आध सूत्र और दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपके प्रश्न उत्तर में जाते हैं, आप आपके पेज में जाइए, 130 पता नहीं कितना पेज है, ठीक है, उस पेज में जाइए आप लोग, और वहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा कि यदि कार्बन का परमाणु भार 12 है, कार्बन का परमाणु भार कितना है, 12 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार क्या होगा। अच्छा, इसको तो मैंने पहले बता दिया आपको कि आपको कमेंट करके बताना है कि CO2 का अणुभार कितना निकलेगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 है, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 है, तो अमोनिया का अणुभार निकालिए, ये NH3, अमोनिया का अणुभार निकालिए, ठीक है। ये अमोनिया का अणुभार निकालना है भैया, तो इसको निकाल के मैं दिखा देता हूँ, है ना। अणुभार निकालना है, अभी मैं सूत्र इकाई द्रव्यमान नहीं निकालना है, अणुभार निकालना है। मैं क्वेश्चन में जा रहा हूँ ना, प्रश्न उत्तर में जा रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। तो इसका अणुभार में निकाल देता हूँ फट से। नाइट्रोजन का क्या होता है, 7 और 14 हो जाता है, प्लस ये हाइड्रोजन का 1 होता है, कितने गुना है, 3 के गुना है, तो ये हो जाएगा आपका, है ना, 14 3 4 3 7 17, ये निकल गया इसका अमोनिया का, ठीक है। आज तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है कि हाइड्रोजन के अणुभार की गणना कीजिए। तो हाइड्रोजन को तो मैंने करके दिखाया था, H2, है ना। वो क्या होता है, H2 को क्या करेंगे हम लोग, 1 × 2 यूनिट, ये हाइड्रोजन का। चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, निम्नलिखित आयनिक यौगिक के सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो गणना करके देखना है, तो मैं कितने के उदाहरण आपको बताता रहूँगा भाई, एक तो फ्री में पढ़ाता हूँ आप लोग को, है ना, तो फ्री का फ्री हो जाता है। तो Na2O का निकाला मैंने, MgCl का निकाल रहा हूँ, और आपको किसका किसका निकालना है, CaCl2 का निकाल के दिखाना है, और CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का और कैल्शियम क्लोराइड का, ठीक है। ये कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है आप जानते हो, 20 होता है ना। आप लोग यहाँ से निकाल लेंगे कैल्शियम का, तो मैं केवल किसका दिखाऊँ, इसका निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड का, है ना। तो पहले यहाँ पर लिखना है कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, मैग्नीशियम का होता है 12, ठीक है। और परमाणु भार कितना होता है भाई मैग्नीशियम का, ये होता है 12 दूने 24, चल ठीक 24, है ना। दूसरा क्लोरीन का लिखना है, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, क्लोरीन का 17, और परमाणु भार
परमाणु भार 17 दूनी 34 35 होता है इसका, ठीक है, ये 35 होता है। चलिए 35 और कुछ होता है, लेकिन हम लोग मेन चीज़ को लिखेंगे 35 होता है, ठीक है। तो हम लोग MgCl का निकालते हैं 2 का, है ना। तो मैग्नीशियम का कितना होता है भाई, मैग्नीशियम का कितना दिया गया 24, ओके, प्लस करना है प्लस, ठीक है। क्लोरीन का कितना होता है 35 गुणित 2, तो 35 दूनी कितना हो जाएगा 70, है ना, 24 और ये हो जाएगा 70 और ये आपका निकल जाएगा कितना 94 यूनिट, ये निकल गया MgCl का, ठीक है। और किसका निकालें, CaCl2 का निकालें क्या आप निकाल लेंगे, है ना। चलिए इसका मैं फट से बता देता हूँ, उसका कैल्शियम ऑक्साइड का निकालना CaCl2 का, है ना। इसका कितने, कैल्शियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक 20 होता है और इसका 40, ठीक है। तो 40 प्लस क्लोरीन का 35 अभी निकालें यहाँ पर और गुणित 2, तो 35 में कितना हो जाएगा 70, 70 और 40 तो कितना हो जाएगा ये 110 U, ठीक। और इसका आप निकाल कर दिखाइए। ये तीसरा टॉपिक भी कंप्लीट, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। चलिए अगला टॉपिक आपका बनता है बहुपरमाणुक आयन क्या है ना। तो बहुपरमाणुक आयन क्या है कि परमाणुओं के ऐसा समूह जिन पर कुल आवेश विद्यमान हो। आवेश मतलब जैसे कि सोडियम है, सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन देता है तो कौन सा आवेश बनता है भाई, प्लस आयन बनता है, प्लस आवेश बनता है, ठीक है। क्लोरीन है, इसमें माइनस आयन बनता है ना। तो परमाणुओं के ऐसा समूह, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, सोडियम, ये इसको नाइट्रेट कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको उदाहरण देता है, या तो अमोनिया क्लोराइड का देते हैं NH, अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको अलग कर देंगे माना जाए तो सोडियम प्लस आयन बनाएगा और ये NO3 है वो माइनस आयन बनाएगा, ठीक है। और इसमें देखें तो NH4 ये प्लस आयन बनाएगा, ये क्या बनाएगा माइनस आयन बनाएगा, ठीक। तो परमाणुओं के ऐसा समूह है जिन पर कुल आवेश विद्यमान हो बहुपरमाणुक आयन कहलाते हैं। तो कुल आवेश यहाँ पर ये प्लस आयन, ये माइनस आयन, तो इसमें कुल आवेश क्या है विद्यमान है, ठीक है। तो ये क्या है बहुपरमाणु क्या है आयन है। क्लियर हो गई आपको टॉपिक यहाँ से बहुपरमाणुक आयन की, है ना। चलिए तो बहुपरमाणुक आयन के बाद आपके पास कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो कि एकदम नॉर्मल है ना। तो एक संयोजी, द्विसंयोजी और बहुसंयोजी, ये क्या है एक्चुअली में, तो ये क्या है लिखा हुआ है वही है ना। चलिए तो हम लोग चलते हैं कि एक संयोजी तत्व कौन कौन से हैं। द्विसंयोजी तो मैं बता दूं आपको, एक संयोजी वो है जो कि एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या ग्रहण करता है, ठीक है ना। और द्विसंयोजी जो कि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और उसका जो संयोजकता है वो 2 होती है। और बहुसंयोजी मतलब 2 से अधिक। तो हम लोग क्या क्या देखते हैं, देखिए तो पहले मैं बताता हूँ आपको सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे बोर-बरी नियम से, तो 2 8 8 2 10 और 1 11। तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये एक क्या करता है इलेक्ट्रॉन त्यागता है, मतलब ये एक संयोजी है। बात समझ आ गई आपको। एक आध उदाहरण मैं देता हूँ सिल्वर का Ag, ठीक है। सिल्वर 47 है ना, 47 होता है इसका परमाणु क्रमांक। इसको निकालते जाएंगे 2 8 18 32, तो ये हो जाएगा 18 19 20 28 28 और 30 30 30 60, अभी और चाहिए बहुत सारा। 18 18 करके और देखते हैं हम लोग, मान लो जाए ऐसे 18 दूनी 36 37 38 39 40 40 3 47 और ये, तो मतलब क्या होता है कि इसमें एक देखिए 18 दूनी कितना हो गया 36 हो गया, और ये कितना हो गया 32 हो गया, और ये कितना हो गया 8, और ये क्या हो गया 2, तो कितना हो गया 8 2 10 10 6 16 17 18 का 8 हासिल आया 1 3 6 7 78, बहुत सारा हो गया जी। तो स्कोर कैसे करके देखते हैं, 18 दूनी 36 ये हो गया और ये 32, तो 32 और 18 50
इसको 18 करते हैं, इसको छोड़ो। 18 दूनी 36, 36 और 8 और 2 37, 38, 39 और 14, 8 2 10, 10 इसमें जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा। चलिए इसमें लग जाएगा, चलिए, है ना। तो 2 8 18 18 है ना। तो 18 18 36 और 36 37 38, 38 हो गया, और 38 और 8 है ना, ये हो गया 46। और बचा कितना अपने को, बचा कितना, एक और बचा ना। तो इनका प्लस एक लास्ट बचा ना अपने को, ये बहुत सारा टाइम ले लिया है ना। तो ये हो गया, इसकी संयोजकता भी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक, है ना। इसको और आप लोग गुना भाग कर लीजिए, क्योंकि मैं गणित में थोड़ा वीक हूँ, है ना। तो यहाँ से आप लोग कर लीजिए, तो इसका भी एक निकलेगा, मतलब क्या है, ये भी एक संयोजी है। चलिए ठीक है। और द्विसंयोजी में चलते हैं हम लोग, द्विसंयोजी में देखते हैं। तो एक आध का लिखते हैं हम लोग मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ओके। परमाणु क्रमांक कितने हैं, 12 है। कितना है, 12। तो क्या करेंगे, 2 8 8 2 10 और 10 2 12। तो इनके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, मतलब ये क्या है, द्विसंयोजी है। ठीक, एक आध और देखते हैं। आयरन का, कापर का 29 होता है, उसका भी 2 आएगा, है ना। आयरन का, जिंक का भी 2 आएगा, कापर के भी आएगा, जिंक का भी आएगा। इसको आप लोग निकाल के देख लेना, फिर बहुत टाइम ले लेगा, ठीक है। तो वो द्विसंयोजी होता है ना। अब बहुसंयोजी मतलब, बहुसंयोजी मतलब जिसका 2 से अधिक होता है, जैसे कि हमारे पास है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का होता है 13। तो इसका क्या निकालेंगे, 2 8 3। तो 3 निकला बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब बहुसंयोजी है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, एक संयोजी, द्विसंयोजी और बहुसंयोजी। क्लियर हो गया आपको। तो सबका परमाणु भार और परमाणु क्रमांक आपको याद करना है ना। आगे हम लोग चलते हैं पॉइंट में, मूलक। मूलक क्या है, आगे आपका पॉइंट बनेगा मूलक। आपका जो एकदम मैं पूरा A to Z टॉपिक टू टॉपिक जाता हूँ वो बुक में, ठीक है। तो टॉपिक टू टॉपिक चलते हैं। चलिए, तो मूलक में चलते हैं, है ना। तो मूलक क्या है, तो आवेशित परमाणु तथा परमाणुओं के आवेशित समूह को, जो परमाणु है उसके जो आवेश, जिसमें आवेश होता है ना, ठीक है, बहु परमाणु का हम लोग पढ़े हैं अभी। तो आवेशित परमाणु, है ना, तथा परमाणुओं के आवेशित समूह को मूलक कहते हैं। क्या कहते हैं, मूलक। मतलब जिसमें आवेश रहे, जैसे कि ये हमारे पास है हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन है तो इसमें प्लस आयन है या तो माइनस आयन है ना। तो इसमें जो आवेश रहेगी, मतलब ये क्या है, एक मूलक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मूलक। अगर इसमें प्लस आयन हो तो कौन सा मूलक कहलाएगा, माइनस आयन है तो कौन सा मूलक कहलाएगा, वो आगे मैं बताऊँगा। तो आवेशित परमाणु तथा परमाणुओं के आवेशित समूह को मूलक कहते हैं। मूलक 2 प्रकार के होते हैं भाई, है ना। अब मैं नहीं क्यों बोलता हूँ, वैज्ञानिक लोग बोलते हैं। एक तो धनात्मक मूलक, है ना, या तो उसको बोलते हैं क्षारीय मूलक, और एक होता है ऋणात्मक अर्थात अम्लीय मूलक होते हैं, जिसमें क्या विद्यमान होना चाहिए, आवेश विद्यमान होना चाहिए। जैसे कि सोडियम लिख दिया मैंने, तो सोडियम को हम लोग डायरेक्टली हम लोग क्या, कोई मूलक नहीं बोलेंगे। जब इसमें आवेश होगा, इसका परमाणु आवेशित होगा, मतलब कहा जाए अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, देने के लिए, जो भी करने के लिए, ये क्या होना चाहिए, इसको आवेशित होना चाहिए, है ना। तो आवेशित परमाणु तथा परमाणुओं के आवेशित समूह को मूलक कहते हैं। मूलक 2 प्रकार के होते हैं भाई, है ना, क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक। चल, तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग अम्लीय मूलक में। तो प्रायः जो अम्ल से प्राप्त होते हैं, तो अम्ल आप लोग जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, बहुत सारे अम्ल है। तो प्रायः जो अम्ल से प्राप्त होते हैं, है ना, तथा ऋण आयन बनाते हैं, है ना, ऋण आयन बनाते हैं या ऋण आयन वाले होते हैं, अम्लीय मूलक कहलाते हैं। तो एक उदाहरण देख लेते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। तो हाइड्रोजन में प्लस आयन बनाता है और क्लोरीन क्या है, माइनस आयन बनाता है। मतलब ये क्लोरीन है वो कौन सा मूलक हो गया अब हमारे लिए, है ना। ये क्लोरीन कौन सा मूलक हो गया, ये क्लोराइड है ना। ये हमारे लिए कौन सा मूलक हो गया, अम्लीय मूलक हो गया, ठीक है। ये नाइट्रिक अम्ल हम देखें तो H++ NO3, यहाँ पर NO3 है, ये माइनस आयन बनाएगा, ठीक है। और आपको बता दूं कि ये कैसे माइनस आयन बनाता है, यही चीज़ को मैंने 8वां अध्याय में बता दिया है कि ये HNO3 जुड़ा है। तो क्यों जुड़ा है, हाइड्रोजन का एक होता है, इसका भी एक होता है, संयोजकता है वो, है ना। उसी तरह ये HCl क्यों जुड़ा है, क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजकता एक होती है, इसकी संयोजकता भी एक होती है। क्यों जुड़ा है, किस लिए जुड़ा है, ये आप 8वां अध्याय में पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपके पास अम्लीय मूलक, क्लियर हो गई। तो आगे हम लोग चलते हैं क्षारीय मूलक में। कौन से मूलक में चलते हैं, क्षारीय मूलक में। तो क्षारीय मूलक प्रायः जो क्षार से प्राप्त होता है,
सीधी सी बात है, जो अम्लीय मूलक है अम्ल से प्राप्त होगा भाई, और क्षारीय मूलक क्षार से प्राप्त है। आपको बता दूं कि क्षार की पहचान क्या है। क्षार क्या होता है, वो क्या करता है, अधिकतर ना मैं एकदम नॉर्मल बता रहा हूँ ना, और क्षार और अम्ल में अभी हम लोग अंतर करना सीखेंगे जब प्रैक्टिकल करेंगे। तो अभी मैं नॉर्मल बता देता हूँ कि जहाँ पर हाइड्रोक्साइड अधिकतर दिखता है ना, वो क्या कहलाता है, क्षार के अंतर्गत आता है। जहाँ पर आपको क्लोरीन वगैरह दिखेगा, है ना, यहाँ इसको छोड़कर, तो वहाँ अगर लवण होता है अधिकतर, ठीक है। अब मैं फिक्स नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ पर लवण ही होगा, क्योंकि यहाँ पर HCl है, तो HCl तो लवण क्या कहाँ से कहते हैं, ये तो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो क्षारीय मूलक प्रायः जो क्षार से प्राप्त होता है तथा धन आयन बनाता है, अर्थात धन आयन वाले होते हैं, क्षारीय मूलक कहलाते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास, तो सोडियम अलग हो गया और हाइड्रोक्साइड आयन, तो ये माइनस आयन यहाँ पर है और यहाँ पर प्लस आयन, तो क्षारीय मूलक ये हो गया, ठीक है। तो सोडियम क्षारीय मूलक हो गया। उसके बाद अमोनिया हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनिया नहीं ना, 3 हो जाएगा तो अमोनिया कहेंगे और 4 होगा तो अमोनियम कहेंगे, ठीक है। तो NH4 ये है क्या है, क्षारीय मूलक है। ये हमारे पास माइनस आयन है, इसको छोड़िए। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम है, ये क्षारीय मूलक है, मतलब जो प्लस आयन बनाएगा वो क्षारीय मूलक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अम्लीय मूलक क्या है, क्षारीय मूलक क्या है, ठीक है। तो आगे का जो टॉपिक है वो है बहुपरमाणुक आयन वाले यौगिक के रासायनिक सूत्र, है ना, और उसमें आपको मिलेगा टॉपिक आड़ा तिरछा पद्धति, ठीक है, क्राइस क्रॉस मेथड। तो ये आड़ा तिरछा है पद्धति है, हम तो सीधे व्यक्ति हैं, है ना। तो आड़ा तिरछा पद्धति को समझने के लिए आपको कुछ संयोजकता निकालना भी आना चाहिए। किसी भी यौगिक का या किसी भी तत्व की संयोजकता हम लोग कैसे निकालते हैं वो मैं बता चुका हूँ 8वें अध्याय में। तो सबसे पहले मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाएगा। और ये जो टॉपिक है हमारी जो क्या बोलते हैं बच्चे हैं, जिसमें मेघा को बहुत अच्छा आता था ये निकालना, है ना, आई मिस यू मेघा। और ये बहुत ही सरल है और थोड़ा माइंड पेचीदा है ना। तो आड़ा तिरछा पद्धति क्या है, देखिए कि सबसे पहले कहाँ क्या होता है। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास मान लो जाए आपको हिंदी में दिया जाएगा प्रश्न उत्तर, तो अमोनियम कार्बोनेट का आड़ा तिरछा पद्धति से सूत्र स्थापित कीजिए, ये आपका क्वेश्चन बन गया, ठीक है। और आप फिक्र मत करिए, हम बता देते हैं। अमोनियम कार्बोनेट, तो अमोनियम किसको बोलते हैं भाई, NH4 को बोलते हैं, और कार्बोनेट CO3 को बोलते हैं। अब हम इसको सूत्र बनाना है, क्या बनाना है, सूत्र। तो आड़ा तिरछा पद्धति है क्या, यही तो समझना है आपको। चलिए मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है प्रतीक और सूत्र कह सकते हैं उसको। तो अमोनियम का प्रतीक कौन है भाई, NH4, और कार्बोनेट का प्रतीक कौन है, CO3। अब आपको क्या करना है, नीचे निकालना है उसका संयोजकता। तो पहले मैं NH4 का संयोजकता निकालूंगा, उसके बाद CO3 का संयोजकता निकालूंगा। तो ये आपको समझना अच्छी तरह से है कि आप तो जानते हो किसी भी चीज़ का संयोजकता निकालते हैं, जैसे कि सोडियम का कितना निकलता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो 2 8 1 2 8 1 11 हो गया क्या। तो इसके संयोजकता कितनी निकलती है, 1 निकलती है। वैलेंसी कितने निकलती है, 1। ये तत्व का निकालना तो आ जाएगा हमको, हम सीख चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे किसी भी यौगिक का, अमोनिया यौगिक है ना, कार्बन CO3 भी यौगिक है ना, इसका हमको क्या निकालना है, संयोजकता निकालना है। तो कैसे निकालेंगे यही को आपको समझना है। चलिए मैं दोनों का निकाल के दिखाता हूँ। देखिए मेरा जो निकालने का तरीका कैसा है मुझे खुद पता नहीं है ना, मतलब क्या है कि कहाँ से मैंने सीखी, ऐसा कोई बात नहीं। मेरा मतलब यही कि संयोजकता निकलना चाहिए। अब कई टीचर अलग तरीका बताते हैं, मैं अलग तरीका, मुझे जो मेथड जो मैंने सीखी है अपने आप से वो मेथड मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। और कौन किस तरह से बनाता है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए तो NH4 का निकाल के दिखाते हैं, NH4 का, ठीक है। तो इसके लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन दोनों की आपको परमाणु भार, परमाणु संख्या, ये सब जानना जरूरी है ना। तो कैसे निकालते हैं यही को आपको समझना है। तो माइनस वाले को पहले लेते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है, ये जानते हैं। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, ये भी जानते हैं। तो इसका 7 का निकालेंगे तो 2 और 5 है ना। और इसका जो संयोजकता निकलेगी कितना निकलेगी, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, मतलब -3। तो नाइट्रोजन का -3 निकलेगा और हाइड्रोजन का -1 और +1 दोनों निकलता है। तो आपको करना क्या है कि एक तरफ आपको माइनस लेना है, तो एक तरफ आपको क्या लेना है, प्लस लेना है।
दोनों तरफ माइनस माइनस नहीं लेना है। मेरी बात आपको समझ आ रही है कि एक तरफ प्लस लेना है तो दूसरी तरफ माइनस। अगर मैं इधर माइनस लेता हूँ तो उधर आपको ज़बरदस्ती प्लस लेना पड़ेगा। इधर अगर मैं प्लस लेता हूँ तो इधर माइनस लेना पड़ेगा। इधर अगर मैं माइनस लेता हूँ तो इधर प्लस लेना पड़ेगा। क्लियर हो गई? तो मैं हाइड्रोजन तरफ से शुरू कर रहा हूँ, है ना। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 1 होता है। इनका जो परमाणु भार होता है, अनुभार होता है, ठीक है, वो ये परमाणु भार होता है 1 होता है। क्या होता है? 1। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 1। क्लियर हो गई बात आपको? हाँ। और कितने से गुना है भाई? ये 4 से गुना है ना। और ये भी याद रखना कि किस में है, ये माइनस में है, ये माइनस है, ठीक है। तो गुणित -4 ये हाइड्रोजन का हो गया, ठीक है। और दोनों को हमको दोनों के बीच में क्या है? प्लस है, तो प्लस कर देते हैं। नाइट्रोजन का कितना होता है? नाइट्रोजन का संयोजकता निकालेंगे तो 2 और 5, तो संयोजकता होता है -3। तो मैंने आपको बता रखी है कि यदि एक तरफ आप माइनस ले लिए हैं तो दूसरी तरफ आपको क्या लेना पड़ेगा? प्लस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? प्लस। तो -3 यहाँ हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे? -3 ना लेकर हम लोग क्या लेंगे कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन लेता है तो 5 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। ये याद रखना, 5 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। तो हम यहाँ से कितना लेंगे? 5 लेंगे। तो ये हो जाएगा 5। क्लियर हो गया आपको? अब इसको हम लोग क्या कर देंगे? 5, ये प्लस है, ये -4 हो गया। तो 5 में 4 घटाएंगे, ठीक है। तो कितना निकल जाएगा भाई? 1 निकलेगा। कितना निकलेगा? 1। तो इनकी संयोजकता कितनी निकल गई? 1। क्लियर हो गई मेरी बात? अब CO3 का निकाल के दिखाता हूँ। CO3 का क्या हो जाएगा? चलिए, CO3 तो यहाँ पर देखिए, ये कार्बन है, तो कार्बन है हमारे पास। तो कार्बन, अच्छा, अमोनिया का भी निकाल सकते हैं हम लोग। अमोनियम का निकालें अभी ना हम लोग, अमोनिया का भी निकाल सकते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। कार्बन का कितना होता है? 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक निकालेंगे 2 और 4, है ना। इसका निकालेंगे 2, 6, इतना निकालेंगे, ठीक है। तो देखो, इसका +4 भी हो सकता है, -4 भी होता है। इसका क्या होगा? केवल -2 होगा, क्योंकि 8 होता है, 2 की जरूरत पड़ेगी। तो इसका संयोजकता -2 निकल गया मान लो जाए। तो यदि इस तरफ का माइनस निकल गया तो इसको प्लस लेना पड़ेगा। तो प्लस में किस में लेना? +4 में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2। तो यहाँ पर CO3 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ऑक्सीजन का लिख लेंगे -2, और कितने का गुना है? ये 3 से गुना है, 3 से गुना है। यहाँ पर क्या रहेगा? प्लस रहेगा। और कार्बन का कितना है? 4। मैंने आपको बताया इसका माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। तो अगर इधर हम लोग माइनस लेते तो इसको क्या लेंगे? +4, ठीक है। तो 4 + 3 दूने 6, -6 हो जाएगा। -2 निकल जाएगा, मतलब माइनस को -2 निकलेगा ना इस पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसकी संयोजकता निकल गई 2। कितना निकल गया? 2। आपको समझ आ गया होगा आपको? अब देखिए, अब यही से तो आपका मेन टॉपिक शुरू होता है। ये संयोजकता निकालना तो आप सीख गए। अब आड़ा तिरछा पद्धति का मतलब क्या होता है कि इसको ऐसे कर दीजिए, ये बन गया। अब क्या करना है कि NH4 है, उनका जो परमाणु है वो 2 बनेगा, और CO3 का परमाणु क्या बनेगा? 1 बनेगा। अब सर क्या बोल रहे हैं, क्या परमाणु बोल रहे हैं, तो उसको समझिए आप। यहाँ पर लिखोगे आप NH4, और इसको कोष्टक में इसके जो परमाणुओं की संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि ये 2 आड़ा तिरछा पद्धति। और CO3 कोष्टक में करके लिखेंगे यहाँ पर, इसका कितना है? 1। तो 1 की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास जो सूत्र प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ NH4 2CO3, ये अमोनियम कार्बोनेट का सूत्र हमको प्राप्त हो गया। क्लियर करना है आपको, ठीक है। मैं 1-2 उदाहरण और बता देता हूँ आप लोगों को, है ना, और इसी उदाहरण के आधार पर आप आगे और बनाते जाएंगे, मस्त, है ना। तो एक और दे देता हूँ, किसका दूँ मैं? सोडियम नाइट्रेट का देता हूँ। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम का ये होता है प्रतीक, और नाइट्रेट का क्या होता है? NO3 होता है। चलिए, अब बनाते हैं हम लोग। पहले क्या लिखना है बताया था मैंने? प्रतीक या सूत्र कह सकते हैं। तो क्या है? सोडियम का यहाँ पर लिख दिया हूँ, यहाँ पर आप लिखने का जरूरत, चल लिख देता हूँ, और NO3। चलिए, यहाँ पर है था संयोजकता। तो सोडियम का संयोजकता तो आप लोग जानते हैं, ये तो 11 होता है, मैंने निकाल के दिखाया था। 2, 8, 1 संयोजकता होगी 1, हो गई 1। अब इसका कैसे निकालें? तो यही तो तरीका है, इसको निकालना है। फिर क्या? NO3 निकालिए। देखिए, ये जो मेरा निकालने का तरीका है, क्या है, कैसे है, इससे मतलब नहीं रखना आप, जो निकल रहा है उससे मतलब रखना, ठीक है। NO3 तो कैसे निकालेंगे भाई? चलिए, नाइट्रोजन का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7। तो 2 और 5 निकलेगा। ऑक्सीजन का कितना होता है भाई? 8 होता है। तो क्या लिख लेंगे? 2 और 6। तो 2 और 6 निकला, मतलब इसकी संयोजकता कितनी निकली? -2। पीछे से ही याद देखना बोला मैंने,
अब इसका अगर माइनस में कर रहा है तो इसको किस में डालना है, प्लस में डालना है। तो देखिए इन NO3 का कैसे निकालते हैं, नाइट्रोजन का तो ऑक्सीजन का -2 और कितने से गुना है, 3 से गुना है, ये 3 से गुना कर दो, ठीक है। इसके दोनों के बीच में क्या है, प्लस है। और नाइट्रोजन का कितना निकालना है, 5। मैंने बताया था इसका -2 निकलेगा, लेकिन अगर इस तरह हम लोग माइनस लिए तो इस तरफ क्या लिखेंगे, प्लस, तो +5 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा आपका +5 प्लस -3 दूनी 6 हो जाएगा, या -6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1 निकलेगा, मतलब 1 निकलेगा, ठीक। तो यहाँ पर 1 निकलेगा, इसको आधा तिरछा कर दो ऐसे, ये हो जाएगा NaNO3, ये आपका सूत्र निकल जाएगा। क्लियर हो गई आपको? और किसी का निकाल के दिखाना है क्या? और आपको लगता है मुझे कि आपको समझ आ गया होगा, आप इसका निकाल कर दिखाइए, है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, मैग्नीशियम में 2 लगेगा कि हाइड्रोक्साइड में 2 लगेगा, ये आपको निकाल के दिखाना है, ठीक है। सोडियम सल्फेट का भी निकाल सकते हो। चलो मैं सोडियम सल्फेट का निकाल के दिखा देता हूँ एक आध बार आपको, है ना, एक बार आपको। चलिए मैं सोडियम सल्फेट का निकाल के देता हूँ। सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है भाई, SO4। हाँ चलिए, सोडियम के यहाँ पर आप लोग प्रतीक लिख देना, यहाँ पर संयोजकता सोडियम का होता है, ये बच्चा बच्चा जानता है। सल्फेट का हम लोग कैसे निकालेंगे, SO4। सल्फर का संयोजकता होता है 16, ठीक है। तो क्या लिख लेंगे, 2 8 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और ऑक्सीजन का कितना लिख लेगा, 2 और 6, क्योंकि इसकी परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। तो इसमें 6 -2 लिख लेगा संयोजकता, और कितने गुना है, 4 का गुना है ना। और सल्फर का कितना निकला, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना है, 6। ये संयोजकता नहीं कह सकते इसको हम लोग बाह्यतम कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कह सकते हैं। तो हो जाएगा +6, तो +6 4 दूनी 8, ये -8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2, मतलब कितना लिख लेगा, 2। इसको माइनस प्लस में मत लिखना, है ना, ये 2 निकल गया, है ना। अब इससे 8 तिरछा कर दो तो क्या हो जाएगा, ये कि ये सोडियम का ये 2 बन जाएगा, Na2SO4, ये हो जाएगा सोडियम सल्फेट का सूत्र कंप्लीट। और आप शेयर करिए दूसरे स्कूल में मस्त, है ना, क्योंकि सेवा सेवा होता है ना। चलिए और सब्सक्राइब करिए। और एक चीज़ और बताता हूँ कि ये हमारा जो आगे और टॉपिक बचा है, अभी वीडियो बंद मत करिए, है ना। और आगे अच्छा एक आध क्वेश्चन दे देता हूँ आप लोगों को। एक आध क्वेश्चन है कैल्शियम सल्फेट, इसका निकाल कर देखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आपका नाम वगैरह जो भी है ना। चलिए, और हमारा जो चैनल का नाम है आप जानते हो बदल गया है, BK गैलेक्सियन हो गया है, BK गैलेक्सियन। मुझे लगता है कि आप पूरा कम्प्लीटली आड़ा तिरछा पद्धति समझ गए होंगे, है ना। एक और तौर बताता हूँ, ये कैल्शियम फास्फेट का है, यहाँ पर कैल्शियम का निकला है 2, यहाँ पर मैंने निकाल के दिखा रखी है, और फास्फेट का ये है, क्लियर है। तो आगे का जो टॉपिक है मोल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th के लिए, नीट के लिए, और UPSC के लिए, CGAPM के बहुत सारे पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल संकुल में क्या है, व्हाट इज़ मोल, है ना। चलिए तो पहले मैं बताता हूँ कि मोल है क्या। बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जिसको समझने में बच्चे डाउट्स करते हैं। तो मोल किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा में, कोई भी पदार्थ, जैसे कि मैं एक पदार्थ ले लेता हूँ सोडियम, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं सोडियम, है ना। तो मोल किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा में, इसकी जो निश्चित मात्रा है उस मात्रा में कणों की संख्या को दर्शाता है, कणों की संख्या को दर्शाता है। अब मैं बता देता हूँ कि मान लिया हमारे पास एक सोडियम है और एक क्लोरीन है। चलिए अब मोल की धारणा को समझना है आपको, है ना, कि मान लो जाए हमारे पास एक क्या है, सोडियम है, और एक क्या है हमारे पास, क्लोरीन है। चलिए तो मैं इसको कैसे बता सकता हूँ कितना मोल क्या है, एग्जाम्पल के लिए बस बता रहा हूँ कि मान लो जाए सोडियम का 1 मोल और क्लोरीन का 1 मोल मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाता है, या उदाहरण के लिए सोडियम का 2 मोल क्लोरीन का 2 मोल मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाता है, ऐसा मोल एक्चुअली में यहाँ पर 1 कह सकते हैं, है ना। तो इस मोल का मतलब क्या आता है कि जो सोडियम है उसमें जो परमाणु हैं, ठीक है, उसमें जो कण हैं उनकी संख्या है, अवोगाद्रो संख्या बोलते हैं उसको, उसकी कण है उसकी संख्या है इसमें, वही उसका मोल है। क्या है, मोल। मोल के जो अणुओं हैं उसकी संख्या, कार्बन परमाणु के बारे में बात करते हैं, है ना। चलिए तो मान लो जाए हमारे पास एक कार्बन है, ये कार्बन है, तो कार्बन का 1 मोल है ना, कार्बन का कितना मोल है, 1 मोल है। और
ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन का 1 मोल है, मतलब ये मोल है क्या, चलिए इसको बताता हूँ कि CO2 है, माना जाए कि इसको 2 है, मान जाए एग्जाम्पल के लिए 2 लिखा हुआ है ना, तो कार्बन का 1 मोल और ऑक्सीजन के 2 मोल मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ऐसे बोलेंगे मान जाए। उसी तरह मान जाए H2O है, तो ऐसे कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के 1 मोल और हाइड्रोजन के 2 मोल मिलकर क्या बनाता है, H2 बनाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के 1 मोल और ऑक्सीजन के आधा मोल मिलकर H2O बनाता है। तर्क लगाना है, इसमें तर्क लगाना है। हाइड्रोजन के 2 मोल तो ऑक्सीजन के 1 मोल अनुपात में 2:1, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन तो आधा मोल कर दे उसको, बात समझ रही है, मतलब 1 का आधा हुआ ना, जैसे 2 का आधा 1 था, तो यही मोल है आपके पास, ठीक है। अब हमको मान जाए मोलों की संख्या के बारे में बात करते हैं, है ना, ठीक है। बहुत सारे ऐसे तत्वों के बारे में बताऊंगा, बहुत सारे ऐसे यौगिक के बारे में बताऊंगी कि मोलों की संख्या क्या है। तो उसको अगर हम लोग कण में लेंगे तो क्या होगा और इसमें लेंगे, अच्छा तो पहले आपको ये क्लियर कर लेंगे कि मोल किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा में कणों की संख्या को दर्शाता है। 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। 1 मोल का मतलब होता है, मतलब हमारे पास मान लो जाए 1 मोल कार्बन है, कितना मोल कार्बन है, 1 मोल कार्बन है, तो उसमें कणों की संख्या कितनी होगी, 6.022 गुणित 10⁻23 कण होंगे उसी 1 मोल कार्बन में, ठीक है। मोल को n से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है ना, है ना। अब लीटर में देखते हैं, एक कण में देखते हैं 6.022 गुणित 10⁻3। अब इसी मोल को 1 मोल का होगा, अगर लीटर में देखते हैं तो लीटर में कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। कितना लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है अगर आयतन में देखें तो। चलिए इसको मैं उदाहरण के माध्यम से समझा कर दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, है ना। तो आप मस्त देखते रहिए, सुनते रहिए मस्त। यहाँ पर देखें कि मान लो जाए मैं बताता हूँ कार्बन के बारे में। सर हमेशा कार्बन के बारे में बताएंगे, सोचोगे आप, चलो हाइड्रोजन के बारे में बताएं, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं हाइड्रोजन, है ना। तो हाइड्रोजन परमाणुओं का 1 मोल बराबर, हाइड्रोजन परमाणु के 1 मोल बराबर 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु, 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन का 1 मोल बराबर। और उसी को हम लोग कण में देखेंगे तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 6.022 गुणित 10⁻23 परमाणु कण में देखेंगे तो ये क्लियर हो गया आपको। हाइड्रोजन का 1 ग्राम हाइड्रोजन 1 मोल बराबर 1 ग्राम इसके आधार पर, और अगर कणों की संख्या देंगे तो 1 मोल बराबर 6 हाइड्रोजन के कितने कण, 6.022 गुणित 10⁻23। और यहाँ पर मान आ जाए हाइड्रोजन के 2 अणु 2 मोल, चलिए हाइड्रोजन के 2 मोल लिख दिया। अब क्या होगा कि 2 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक। और इधर इसको हम लोग इसके डबल कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 0 और ये पर ये आगे बढ़ता जाएगा, इसको गुना भाग करना पड़ता है, ठीक है। ये डबल हो जाएगा, क्लियर हो रही है आपको। तो ये मोल है, मोल अवधारणा है, ठीक है। किसकी अवधारणा है, मोल की अवधारणा है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है ना। बहुत सारे इसको आवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, आवोगाद्रो संख्या, या तो एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं, है ना। चलिए इसको हम लोग n से दर्शाते हैं या n0 से दर्शाते हैं, ठीक है, आवोगाद्रो संख्या को। चलिए तो ये मोल क्लियर हो गया। अब मोल क्लियर तो हो गया, तो अब हमको क्या करना है कि मोल निकालना है। क्या निकालना है, मोल। तो कैसे मोल निकालेंगे, तो इसी के लिए बहुत सारे सवाल बनेंगे। तो उसके लिए मैं 2-3 सूत्र दिखाता हूँ, उस सूत्र को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए, तभी आपको क्लियर हो पाएगी। चलिए मोल ज्ञात करने के लिए मैं आपको कुछ सूत्र बताता हूँ। तत्व के लिए करते हैं, यदि किसी भी तत्व के बारे में बात कर रही होगी या यौगिक के बारे में बात कर रहा होगा तो क्या सूत्र लगेगा। तो यदि तत्व दिया गया है और तत्व की मोलों की संख्या ज्ञात करना है तो क्या करना है, मोलों की संख्या n बराबर दिया गया द्रव्यमान, जो द्रव्यमान दिया रहेगा वहाँ पास, है ना, दिया गया द्रव्यमान बटा ग्राम परमाणु भार, ग्राम परमाणु भार। ये ग्राम परमाणु भार के बारे में 11वीं पढ़ेंगे, लेकिन ग्राम परमाणु भार मतलब एक्चुअली सीधा किससे संबंधित है, परमाणु भार से संबंधित है। अभी आपको क्लियर नहीं हो पाएगा और मैं क्लियर करके दिखाता हूँ आपको, है ना, एक आध उदाहरण के माध्यम से। और दूसरा
दूसरा सूत्र क्या है कि मोलों की संख्या निकालना है। यदि वो यौगिक हो तो, तत्व हो तो ये सूत्र रहेगा, दिया गया द्रव्यमान बटा ग्राम परमाणु भार। यदि वही यौगिक को दिया गया है, वही यौगिक का निकालना है मोलों की संख्या, तो क्या है, दिया गया द्रव्यमान, जो द्रव्यमान दिया गया है उसका, और ग्राम अणुभार, ये परमाणु भार रहेगा। तत्व का क्या होता है, परमाणु भार होता है, उसी प्रकार यौगिक का क्या होता है, अणुभार। अणुभार निकालना मैंने सिखा रखी है पहले, सबसे पहले टॉपिक में, ठीक है। और सूत्र बताता हूँ एक, तो इन दोनों सूत्रों को पहले लागू करके दिखाता हूँ आपको। चलिए, तो पहला मैं उदाहरण दिखाता हूँ, मोलों की संख्या तत्व के लिए यूज़ करते हैं ना। तो हमारे पास मान लो जब प्रश्न दिया गया है 92 ग्राम सोडियम, 92 ग्राम सोडियम दिया गया है। चलिए, अब सोडियम के मोलों की संख्या ज्ञात करो, बताओ। तो भैया कुछ करना नहीं है आपको, मोलों की संख्या का मैंने सूत्र दिखाया है, दिया गया द्रव्यमान, कितना द्रव्यमान दिया गया है, 92, ओके। ग्राम परमाणु भार, सोडियम का ग्राम परमाणु भार निकालना है अपने को, मतलब सीधी बात है कि परमाणु भार निकालना है। तो देख लीजिए कि इसका सूत्र क्या होता है, आपको बता दूं सूत्र की, एन बराबर मैंने लिखा है दिया गया द्रव्यमान, इसको हम लोग स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, अपान ये कैपिटल एम है ना। तो एन इक्वल टू स्मॉल एम का मान कितना दिया गया है, 92, ये 92 है, ये सोडियम का क्या है, द्रव्यमान है, ठीक है। कितना द्रव्यमान है, कितना दिया गया है, तो ये 92 दिया गया है, ओके। बटा अब परमाणु भार निकालना है। तो सोडियम का परमाणु भार क्या होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, और इसका परमाणु भार कितना होता है, 23 होता है, याद रखिएगा आप लोग, है ना। तो ये हो जाएगा 23, तो ये हो जाएगा कटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 मोल। ये किससे कटेगा, ये 2 चौका 8, 8 इधर हो जाएगा, 3 चौक 12, 2 चौका 8, यहाँ 92 हो जाएगा, ठीक है। ये तो ये 4 मोल हो जाएगा। तो मोलों की संख्या कितना निकला, 4। चलिए, तो ये बात तो क्लियर हो गई आपको कि तत्वों के लिए अगर द्रव्यमान दिया जाए तो कैसे मोलों की संख्या निकालते हैं। अब मैं यौगिकों के लिए बता रहा हूँ, है ना। यदि अगर यौगिक दिया जाए तो उस स्थिति में हम कैसे इनकी संख्या निकालेंगे, मोलों की संख्या निकालेंगे। तो चलिए 2 उदाहरण बताता हूँ। इसके सूत्र देखिए कि मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान, जो यौगिक दिया गया उसका द्रव्यमान दिया जाएगा, जिसे संख्या का दिया था वैसे, और उसका अणुभार निकालना है। हम लोग तत्व दिए थे तो परमाणु भार निकाले थे, उसका अणुभार निकालना है जो यौगिक दिया रहेगा। तो एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं हम लोग कि यदि हमको दिया गया है 88 ग्राम CO2, 88 ग्राम CO2, है ना, ये दिया गया, ये यौगिक है ना। अब इसका क्या निकालो बोला जा रहा है, मोलों की संख्या निकालिए, मोलों की संख्या निकालिए। तो कैसे निकालना है, देखिए कि सबसे पहले मोलों की संख्या का सूत्र क्या है, n इक्वल टू दिया गया द्रव्यमान बटा अणुभार। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है, 88 बटा CO2 का अणुभार निकालते हैं, CO2 का अणुभार। तो इसका अणुभार कैसे निकालते हैं मैं पहले समझा चुका हूँ। जैसे कार्बन है तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 7 है, और परमाणु भार कितना उसका 14 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8 है ना, और परमाणु भार कितना है, 16 गुणित कितना है, 2, 16 दूनी कितना हो गया, 32, और 32 और 14 46, ठीक है। तो ये हो गया 46, 2 से कटा दीजिए इसको, ठीक है, दोनों कटा दीजिए, जो आएगा उसको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए मुझे, है ना। तो इस तरह से आपको लिखना आ जाएगा। एक आध उदाहरण और बताता हूँ, एक आध उदाहरण जैसे कि 36 ग्राम जल अर्थात पानी, 36 ग्राम पानी, इसका भी निकाल के देखते हैं। 36 मोलों की संख्या निकालना है तो n इक्वल टू क्या है, दिया गया द्रव्यमान बटा अणुभार, ग्राम अणुभार बोलते हैं, है ना। तो दिया गया द्रव्यमान कितना द्रव्यमान दिया है, 36 दिया गया है, ओके, ठीक है। और H2O का हम लोग अणुभार निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, H2O हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है गुना 2 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, और 16 तो क्या 18, तो है क्या 18, है ना। तो इसको तो 18 तो नहीं, कितना आता है उसको आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है, ठीक है। मतलब इस तरह से आपको क्या करना है, मोलों की संख्या निकालना है यदि यौगिक दिया हो तो।
और तत्व दिया हो तो मैंने पहले बता रखी है। अब ये दोनों से परे यदि कणों की संख्या दी गई है, देखिए तीसरा सूत्र बताता हूँ, दो सूत्र तो क्लियर हो गया आपको कि यदि मोलों की संख्या दी गई है, सॉरी, यदि तत्व तत्व का द्रव्यमान दिया गया है तो ये सूत्र लगेगा। अगर 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 यौगिक दिया गया है तो ये वाला सूत्र लगेगा, दिया गया द्रव्यमान बटा ग्राम अनुभार। अब देखिए कणों की संख्या दिया है, मान लो जाए, तब क्या होगा कि कणों की संख्या दिया है तो मोलों की संख्या n बराबर क्या होगा, दिया गया कणों की संख्या, दिया गया द्रव्यमान था, अब दिया गया कणों की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या। तो आपको एक चीज़ और जानना पड़ेगा कि अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, अवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। तो मैंने पढ़ाते पढ़ाते आपको बता दी थी कि अवोगाड्रो संख्या का जो मान है वह कितना होता है, 6.022 गुणित 10⁻23 है ना, ये अवोगाड्रो संख्या है। तो दिया गया कणों की संख्या और अवोगाड्रो संख्या के आधार पर हम लोग मोलों की संख्या निकालेंगे। तो 3 सवाल हो गया, पहला तत्व के लिए दिया गया है, दूसरा यौगिक के लिए और तीसरा कण के लिए। अगर कण दिया गया है तो किस स्थिति में हम लोग मोलों की संख्या निकालेंगे उसको देखते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, इसी के आधार पर आप क्लियर हो जाएगा आपको ये क्वेश्चंस। चलिए कि पहला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 18.066 गुणित 10⁻23 है ना, O2 अणु, अब अणु की संख्या दिया है, मैंने बताया था कि अणु की संख्या पहले द्रव्यमान दिया था, अब अणु की संख्या O2 अणु मतलब ऑक्सीजन अणु दिया गया है, और मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मोलों की संख्या का सूत्र क्या है, मोलों की संख्या का सूत्र क्या है, इसका सूत्र मैंने बताया था ऊपर में कि दिया गया कणों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे लिखा है कि दिए गए कणों की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या। तो दिए गए कणों की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या, ये हो गया है ना। ठीक है, अब इसी के आधार पर हमको निकालना है। तो दिए गए कणों की संख्या कितना है, दिया गया कणों की संख्या है हमारे पास, अच्छा इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो n इक्वल टू कैपिटल L और n ऐसा, ये अवोगाड्रो संख्या बोलते हैं इसको। ठीक है, तो n इक्वल टू, n का मान कितना दिया गया है हमारे पास, 18.066 गुणित 10⁻23 इतना दिया गया है, और अवोगाड्रो संख्या का मान कितना है हमारे पास, 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये तो सब कट गया, 2 3 6 इधर हो जाएगा ये, है ना। तो 6 तिया 18, तो यहाँ पर 3 मोल आएगा, मोलों की संख्या। ये 3 फिक्स नहीं आएगा, इसमें थोड़ा बहुत पॉइंट आएगा, लेकिन यहाँ पर 3 लिख देना चल जाएगा। तो इस तरह से अगर कणों की संख्या दिया गया है तब, है ना, कणों की संख्या दिया गया है तो हम मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लो जाए एक क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन हो गया, एक आता क्वेश्चन दे, दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ। दूसरा क्वेश्चन, यदि 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन अणु, अब इतना ऑक्सीजन अणु दिया गया था, अब इतना ऑक्सीजन अणु दिया गया, तब क्या करोगे सीधा मोलों की संख्या, दिए गए कणों की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या, दिए गए कणों की संख्या कितना है, 6.022 गुणित 10⁻23 इतना है, और अवोगाड्रो संख्या का मान कितना है, 0.22 गुणित 10⁻23 कट गया, आ गया मोलों की संख्या 1। तो इस तरह से अगर कणों की संख्या दिया गया है तो आप कर सकते हैं। 6 24 भी दिया जा सकता है यहाँ पर, 24.099 गुणित 10 ऐसा कुछ भी दिया जा सकता है। तो आपको नीचे क्या करना है, अवोगाड्रो संख्या से भाग दे देना है बस। इस तरह से आपको 3 सूत्र क्लियर हो गया होगा, और ये तीनों सूत्र के आधार पर, है ना, आपको क्या बनाना है, सवाल बनाने हैं। चलिए, तो वो 3 सूत्र तो एक तरफ है, उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब एक नया सूत्र फिर आ रहा है कि निम्नलिखित कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। कण दिया गया था तो मोल की संख्या ज्ञात करना था, है ना, कण दिया गया था तो मोल की संख्या ज्ञात करना था, एन का मान ज्ञात करना था, स्मॉल एन का मान, स्मॉल एन का जी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि 10 ग्राम नाइट्रोजन दिया गया है ना। अब
कणों की संख्या ज्ञात करना है, मतलब कैपिटल एन का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? कैपिटल एन का। और हमको क्या दिया गया है? स्मॉल एम दिया गया है। आप ये वाला सूत्र जानते हो, एन इक्वल टू स्मॉल एम बटा कैपिटल एम। दिया गया द्रव्यमान बटा परमाणु भार या तो अणुभार। तत्व के लिए यूज़ करेंगे तो परमाणु भार, और यौगिक के लिए यूज़ करेंगे तो अणुभार। ये सूत्र हम लोग जानते हैं, है ना। अब होता क्या है कि यहाँ पर हमको दिया गया द्रव्यमान, मतलब एम का द्रव्यमान दिया गया है ना। ठीक है, अब कणों की संख्या ज्ञात करना है, तो कणों की संख्या को ज्ञात करने का एक सूत्र होता है एन इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एन ज़ीरो। एन ज़ीरो मतलब क्या होता है? ये एवोगाड्रो संख्या है। कौन सा संख्या है? एवोगाड्रो संख्या। तो ये सूत्र भी आपको याद कर लेना है अभी से, ठीक है। चलिए, तो 10 ग्राम नाइट्रोजन अणु दिया गया है, तो 10 ग्राम नाइट्रोजन अणु दिया गया है, उसके लिए हमको कणों की संख्या ज्ञात करना है। तो कणों की संख्या मतलब क्या है? एन का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो एन का मान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करना है? देखिए अच्छी तरह से कि हमारे पास क्या क्या है ना। हमारे पास है एन इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एन, ये अवोगाड्रो संख्या है ना। तो ग्राम अणुभार देखिए किसका? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का ग्राम अणुभार कितना होता है? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7, है ना। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। और चलिए, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7, और इसका परमाणु भार होता है 14, ठीक है। और इसका जो अणुभार है, तो आप N2 हमेशा ऐसे N2 में रहता है, तो 14 दूनी कितना होता है? 28, है ना। इसका अणुभार, नाइट्रोजन का अणुभार, है ना। तो ग्राम अणुभार कितना हो गया? 28 ग्राम है। और हमको निकालना है एन का मान, तो एन का मान का सूत्र के लिए क्या है? स्मॉल एन इंटू एवोगाड्रो संख्या। तो हमारे पास एन का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एन का सूत्र लगाना पड़ेगा, ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। तो एन इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। तो कैपिटल एम कौन है? कैपिटल एम है अणुभार है, और स्मॉल एम क्या है? दिया गया द्रव्यमान है। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है हमारे पास? दिया गया द्रव्यमान 10 ग्राम है, ठीक है। और अपान क्या है? ये। तो हमको एन इक्वल टू एन, कैपिटल एन इंटू सॉरी इक्वल टू स्मॉल एन इंटू अवोगाड्रो संख्या। तो यहाँ पर स्मॉल एन की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? एम अपान एम। तो ये हो जाएगा एम अपान एम की जगह क्या लिखा है कि एन, ये एन यहाँ पर है, और ये एन की जगह ना एम अपान एम है, तो एम की जगह हम लोग लिखे 10, और कैपिटल एम की जगह लिखे हम लोग 28। और गुणित, गुणित क्या है? अवोगाड्रो संख्या, अवोगाड्रो संख्या का मान इतना है, तो ये कट जाएगा और निकलेगा 2.15 गुणित 10⁻23 अणु। तो हमको अणु प्राप्त हो गया। तो इस तरह से अगर 10 ग्राम नाइट्रोजन दिया गया है, या तो 20 ग्राम नाइट्रोजन दिया गया है, या तो 10 ग्राम ऑक्सीजन दिया गया है, तो यही सूत्र लगा के आपको निकालना है, ठीक है। अब ये कणों की संख्या कणों की संख्या निकालना है। ये कणों की संख्या निकल गया। पहले हम लोग मोलों की संख्या निकालते थे, अब कणों की संख्या निकालना है, ठीक है। अब हमको मान जाए 10 ग्राम नाइट्रोजन आयतन में दिया गया है। अब देखिए, मान जाए हमको दिया गया है 2 मोल कार्बन अणु। कितना मोल? हमको यदि हमको यदि 2 मोल कार्बन अणु दिया गया है, तो इस स्थिति में क्या कौन सा सूत्र रहेगा? ये सूत्र तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है। और ये सूत्र देखिए, कणों की संख्या कितना कणों की संख्या क्या करना है? अपने को ज्ञात करना है ना, ठीक है। और मोलों की संख्या कितना दिया गया है? स्मॉल एन का मान, ये जो स्मॉल एन है उसका मान दिया गया है 2 मोल। कितना मोल दिया गया है? 2 मोल। चलिए, 2 मोल दिए गए हैं। और अवोगाड्रो संख्या का मान कितना है? 6.02 2 × 10⁻23। तो इसका सूत्र जानते हैं आप लोग, एन इक्वल टू स्मॉल एन इंटू अवोगाड्रो संख्या। तो ये ज़्यादा सरल है, क्योंकि एन का मान तो डायरेक्टली दिया गया है, पहले वाले में एन का मान नहीं दिया गया था, इसलिए एन का मान निकालना पड़ा। इसमें एन का मान दिया गया है, तो एन का मान कितना दिया गया है? 2 गुना गया है, और अवोगाड्रो संख्या का मान कितना है? इतना है। तो अगर 2 से गुना कर दें तो 6 दूनी 12 होता है, और यहाँ पर 12.044 × 10⁻23 परमाणु, यह आपका आएगा कणों की संख्या। तो इस तरह से आपको कुल कितने 4 या 5 सूत्र मिलते हैं, और इसके आधार पर आप लोग को सवाल बनाना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका ये अध्याय। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस है, और कुछ ऐसे आगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसको देख लिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि इसको आगे के क्वेश्चन में समझा नहीं पाऊँगा,
है ना। तो ये देखिए, मूल अवधारणा के आधार पर निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए। तो ये समझा दिया गया है, इसको आप देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, या तो आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं, है ना। ये देखिए, ये मोलों के आधार पर समझाया गया है इसको। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अम्लीय मूलक व क्षारीय मूलक कैसे प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आपको उत्तर दिया गया है, प्रायः जो अम्ल से प्राप्त होते हैं तथा ऋणायन बनाते हैं अम्लीय मूलक कहलाते हैं, है ना। ठीक है, यहाँ पर अम्लीय मूलक क्या है और क्षारीय मूलक क्या है, ऐसा क्वेश्चन बनता है, कैसे प्राप्त होता है ऐसा नहीं। ठीक है, तो क्षारीय मूलक भी यहाँ पर दिया गया है। बहुपरमाणुक आयन किसे कहते हैं, इसको मैं पहले समझा चुका हूँ, बहुपरमाणुक आयन, है ना। ठीक है, आगे है सूत्र इकाई द्रव्यमान किसे कहते हैं, MgSO4 के सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो यहाँ पर गणना करके दिखाया गया है, और ये सब समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को समझाया नहीं जा सकता। आप देखते जाइए और स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, ये किसी धातु के कार्बोनेट का सूत्र M2CO3 है, तब इसके नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा। तो नाइट्रेट के सूत्र के लिए यहाँ पर आपको सब समझने के लिए, यदि ये समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।